वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है 2020 जो अनसॉल्व है 2020 का पेपर सेट 7YZ इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सभी खंडों को हल कीजिए। और बता दें ये आप लोगों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको मालूम है। इसमें से पहला कह रहा है, मान लीजिए कि f(x) = x की पावर 4 ये फंक्शन दिया गया है। आप लोगों को मानना क्या है, फंक्शन ही हमारे पास है। कह रहा है परिभाषित है f(x) यानी r/r। अब r/r का मतलब होता है, जो ये रियल लाइन देख रहे हैं ना आप लोग, ये रियल लाइन की सारी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, कोई भी छोड़ना नहीं है इसलिए। और ये r है, यहाँ का कौन सा मिलता है उससे हमें मतलब नहीं है, वो इसके हिसाब से मिलेगा जैसा ये फंक्शन दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो चलिए जरा देखते हैं आगे क्या बोलता है। कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि f एकाकी आच्छादक अर्थात 1 1 on 2 और दूसरा कह रहा है बहु एक आच्छादक है। तो बच्चों इसका जो एकाकी आच्छादक, बहु एक आच्छादक, एकाकी है, इस सब में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे तो उसमें सब ये आ जाएगा। लेकिन एकाकी आच्छादक क्या होता है, एकाकी का मतलब होता है कि अगर इधर का एक एलिमेंट लिया जाए तो उधर एक ही बार इमेज आए। और आच्छादक का मतलब होता है कि इधर का भी कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो खाली बैठा रहे। ऐसा आप लोगों को चेक करना है। एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, और ना ही एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो देखिए जरा करते क्या है, ये जो फंक्शन दिया गया है चूंकि ऑप्शनल है, इसको हम लोग जो है वैसे करेंगे। जो मेथड होता है करने का, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आता भी है, रिटन में भी आता है, ऑप्शनल में भी आता है। तो इसमें से हम लोग करते क्या है कि कुछ वैल्यू रख करके देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया कि एक फंक्शन आप लोगों को दिया गया है जो ये है, और इसमें से हम लोग सबसे पहले f = -1, ये जो -1 है ये रियल नंबर होता है, यहाँ पर है आप देख रहे हो ये रियल नंबर है। तो यहाँ से अगर -1 रखते हैं तो ये -1 की पावर 4 अर्थात 1 आ जाएगा। अर्थात इसने क्या किया, -1 को जो है इस 1 पर भेज दिया। चलिए ठीक है। और इसके बाद जब हम f1 को भी निकालते हैं तो इसमें से 1 फिर से आएगा। तो मतलब कहने का ये हो गया कि इधर के दो मान के लिए उधर एक ही मान मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एकाकी नहीं है, नहीं तो एक का एक ही में मान मिलता तो एकाकी होता। तो एकाकी तो है ही नहीं है। अब इसके बाद आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए होता है इधर के सारे पॉइंट कवर हो जाए। तो अब बताइए जरा, जीरो जो दिया गया है, जीरो से ऊपर को छोड़ दो तो पॉजिटिव है, और जीरो के नीचे सब वैल्यू नेगेटिव होता है। तो क्या आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसी मिलेगी आपको कि इस फंक्शन पर मान लीजिए जैसे f और कुछ वैल्यू यहाँ पर ऐसी रखो कि ये जो है नेगेटिव आ जाए? ऐसा मिलना नहीं है, क्योंकि पावर 4 लगी है। कोई भी नंबर आप लोग यहाँ पर लेते हो तो तुरंत पॉजिटिव कर देगा। तो आच्छादक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ का जो ये पूरा मैटर ये खाली रहेगा, ये कोई पॉइंट का इमेज नहीं होगा, इसलिए ये फलन ना ही एकाकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसके बाद देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवयव है ए और बी, एक और बी, इसका जो क्रम दिया गया है p क्रॉस q का है। मतलब इसमें p रोज है और q कॉलम है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इसमें p रोज है, एक दो, एक रोज है एक दो, और ये p रोज है। इसका सफिक्स जो है 1 2 3 से p तक गया है। तो ये p क्रॉस q का हमने ले लिया है, इसका जो बोल रहा था q कॉलम है, और इसका ले लिया है q क्रॉस r। तो अब आपको पता है कि जो नया इनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स होता है a to b, तो वो क्या बनेगा, p और क्रॉस r का, p क्रॉस r का बनेगा। अर्थात ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समाकलन है, इंटीग्रेशन कह रहा है कि 1/sin² x इंटू cos² x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो ये ऊपर 1 देख रहे हैं ना, तो 1 की जगह फार्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। ये जो 1 है, 1 की जगह आप ये रख देंगे, और उसके बाद आप लोग इसको सेपरेट करेंगे अलग अलग। इसके साथ में मतलब sin² x के साथ में पूरा ले लेंगे, इसके बाद cos² x के साथ में पूरा ले लेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये निकल के आएगा, और लास्ट में बनेगा बच्चों क्या, 1/cos² x और +1 यानी sec² x और cos²x। अब sec²x का समाकलन आप जानते हैं 10x हो जाएगा, और ये -cot x हो जाएगा। देखते हैं 10x - cot x, ये ऑप्शन नंबर सेकंड है और ये इसमें करेक्ट है। चलिए जरा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अवकल समीकरण इसकी
कोटि क्या है? अब कोटि तो आप जानते हो जी, मैक्सिमम डेरिवेटिव का जितनी बार किया जाता है, जैसे 2 बार इसका किया गया तो इसकी कोटि 2 होगी, तो सीधी सी बात है 2 होगी, लेकिन हमें लगता है कि इसका आंसर गलत है, तो कंफ्यूजन में न पड़िएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि सदिश ये दिए गए हैं, 2 वेक्टर दिए गए हैं, जिसमें हमने पहला वाला जो वेक्टर है इसको हमने मान लिया है वेक्टर ए। बच्चों एक बार बता दें, थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें, इसलिए थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग वेक्टर ए। वेक्टर ए इक्वल टू है लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप है, और उसके बाद वेक्टर बी बराबर ये आप लोगों ने ले लिया है 4i कैप प्लस 2j कैप। ये अब कह रहे हैं दोनों लंब है। अब लंब के लिए तो जानते हो ना, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इतना तो आपको पता ही होगा भाई। लंब है अगर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि उनके बीच का जो cos थीटा होता है ना, वो 90 डिग्री हो जाता है। और आपको पता है कि ए डॉट बी का जो हेड फार्मूला होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और cos थीटा होता है, और जैसे ही थीटा की वैल्यू आप लोग रखते हो 90, तो फिर ये 0 हो जाता है। इसका कारण ये है, तो ए डॉट बी इसका 0 होता है, याद रखिएगा, लंब के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, लगभग हर साल आता है। अब ए डॉट बी लिया तो ए का वैल्यू आपने रखा बी, और डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, ये आई का आई के साथ बचेगा, बाकी के साथ 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा 4 लैम्डा प्लस 8 माइनस 12, तो 8 में से 12 घटाएंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, और 4 लैम्डा इक्वल टू 4, अर्थात लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जो ऑप्शन जो सही है इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ, इसमें फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हो जाएगा। चलिए जरा आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित के सभी खंडों को हल कीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मुख्य मान आपको तैयार करने होंगे। तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसमें से जो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है, साइन इनवर्स 0 से π/2 तक चलता है और 0 से -π/2, अर्थात इसमें से आप लोग जो है कहाँ से कहाँ तक चल सकते हो, -π/2 से, साइन इनवर्स के लिए बता रहे हैं, -π/2 से लेकर के π/2 तक चल सकते हैं, और क्लोज रहेगा, दोनों पर रहता है। और कॉस जो होता है, तो कॉस जो 0 से लेकर के कंप्लीट 1 राउंड पाई तक लगा लेता है, ठीक है ना। ऐसे डोमेन सेट किए गए हैं बच्चों, और इसमें से 0 से लेकर के पाई तक होता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू, यहीं से निकालेंगे। अगर इससे बड़ी वैल्यू आती है ना पाई से, 180 से अगर बड़ी वैल्यू आती है, तो फिर हम लोग उसको कुछ ऐसा करेंगे कि इसी के बीच में आ जाए। और 10 का जो होता है वो यहाँ से होता है 0 से, 10 का भी ऐसे ही होता है 0 से π/2 और π/0 से -π/2, मतलब इतना ले सकते हो। लेकिन यह π/2 पर ओपन रहता है, मतलब π/2 आप ले नहीं सकते हो, π/2 के और π/2 के बीच में जो होगा उसको आप लोग ले सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ये साइन इनवर्स के लिए है, कॉस इनवर्स के लिए है, और tan इनवर्स के लिए नीचे दिया गया है। अब आप लोग जो है सवाल देखते हैं क्या है। ये भी 1 मार्क्स का है। इसमें कह रहा है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 ये दिया है, चलो समझ लेते हैं भाई। तो इसमें से हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे भाई। देखिए tan इनवर्स 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos इनवर्स -1/2, इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल किया cos इनवर्स -x, फार्मूला तो आप जानते हैं ना, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू ये हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x है, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिएगा। और साइन इनवर्स के लिए देखते हैं, साइन इनवर्स -x अगर है तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, ये फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू रखते थे कि जो cos ये दिया गया है, जो इसके लिए पाई माइनस करके रख लिया, और साइन इनवर्स है तो इसके पहले माइनस आ जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल सा हो गया। tan इनवर्स 1 tan में π/4 की वैल्यू होती है, अर्थात tan इनवर्स वैसे है, और tan π/4 1 को लिखा गया है, और इसके बाद ये जो है प्लस है, तो प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स और ये π/3 अर्थात 60 का वैल्यू होता है। इस प्रकार से अब एक फार्मूला हम लास्ट में इसमें लगाते हैं, tan इनवर्स सॉरी इसमें से हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला होते हैं सबके लिए, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये आप जानते ही हैं। तो इसके लिए देखिए बन जाएगा π/4, ये है पाई माइनस π/3 और माइनस π/6, एलसीएम एलसीएम लेकर के आप कर ही सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 3π/4। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसमें कह रहा है कि यदि ये f इज फंक्शन फ्रॉम r टू r, ये वही सिस्टम है, f जो है r टू r है, जहाँ कह रहा है fx बराबर, डेफिनेशन है बच्चों ये fx इज इक्वल टू साइन x,
और एक दूसरा फंक्शन दिया गया, दो फंक्शन दिए गए हैं और उस फंक्शन की भी डेफिनेशन है। कह रहा है कि एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, ऐसा पढ़ते हैं एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है, इसलिए आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, हम इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से है। कह रहा है कि यदि टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13, कोई बात नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ये है तो ये। आपको मालूम है कि अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है तो आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दो तो हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि कंडीशन दिया गया है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कंडीशन है। तो इससे हम एक बार इसको इसके इक्वल करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, जिससे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू मिलेगी। एक बार इसको और इसको इक्वल करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, जिससे आपको प्रोबेबिलिटी इसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये तो बड़े आसानी से बेटा निकल आए, लेकिन करना क्या है कि ये हमको चाहिए, तो उसके लिए एक कंडीशन है। ये निकालने के लिए ये दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, मतलब ए घट चुकी है, बी ऑलरेडी घट चुकी है और ए के घटने की प्रायिकता आपको दी गई है। तो इसमें से हम लोग फार्मूला ये भी जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखिए यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ से निकलेगा। अब इसकी वैल्यू जो ये दिया गया है 2/5 तो यहाँ पर यूज कर लेंगे, और इसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दी गई है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जरा सॉल्यूशन 2/5 है, 5/13 है, मल्टीप्लाई करके मतलब इंटरसेक्शन ये आ गया। अब बहुत सिंपल सी कहानी है, यही फार्मूला जो आपको बता रहे थे इसको आप अप्लाई करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू इतना आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, और इंटरसेक्शन ये दिया गया है। तो अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, 11/26 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों को दे रहा है वक्रों के कुल। वक्रों का कुल माने परिवार बेटा, कुल परिवार है, पूरा परिवार आता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये जो एक सर्कल होता है, अगर इस सर्कल का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट हो जाए h, k और इसकी रेडियस हो जाए अगर a, तो इसका समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ रेडियस है। तो इसके लिए बताए इसमें से h आ रहा है, k आ रहा है और ये a आ रहा है। इनके पास ऐसी ताकत है कि ये इनके वैल्यू बदल दोगे तो ये बदल जाएगा सर्कल, मतलब रहेगा तो सर्कल, भाई गधा है तो गधा ही रहेगा, वो तो घोड़ा थोड़े नहीं बनेगा, ये सर्कल ही रहेगा, लेकिन ये अपना पोजीशन चेंज करके कहीं और चला जाएगा। मतलब एक परिवार बनता है पूरा अगर एच के, इसको कहते हैं बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये है, और फिक्स कांस्टेंट वही होते हैं, जैसे 4 लिखा है, अब 4 तो 4 रहेगा ना, चाहे यहाँ हो चाहे आपकी जगह जहाँ पे देख रहे हो वहाँ भी हो। 4 रुपए कोशिश से लेना हो तो वही देगा, जो कहीं भी ले हो आप 4 रुपए, भाई 4 रुपए दुकानदार से लेना है कहीं भी तो सब लोग उतना ही देगा जितना एक को मिलेगा। तो ये आर्बिट्रेरी नहीं है, ये फिक्स कांस्टेंट है, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ताकतदार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा परिवार तैयार करते हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं वक्रों का कुल, यानी एक परिवार दिया गया है, इसमें से आप समझ गए होंगे कि ए और बी आ रहे हैं, ए साइन एक्स प्लस बी, ए साइन एक्स प्लस बी दिया गया है। तो इसमें से पूरा ए और बी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं कुल के समीकरण में उतनी बार अवकलन करना होता है। यहाँ बंद करके हम 2 बार इसका अवकलन कर लेते हैं। देखिए जरा पहली बार किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी आ जाएगा, और इसके बाद जो दोबारा किया तो दोबारा अवकलन करने में कॉस का साइन हो जाता है, इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो है ये कि होता क्या है कि जब दोबारा करते हैं तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट लौट आता है। और पता है डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बनाना है, अवकल समीकरण अगर बनाना होता है, इसमें बोल ही रहा है कि अवकल समीकरण को ज्ञात करो, तो अवकल समीकरण अगर बनाना है तो इन्हीं को विलोप किया जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके, भाग करके, वैल्यू निकाल करके, जैसे आपको बना वैसे मतलब विलोप करना है। तो यहाँ से आप लोगों को ये दिया गया है ए साइन x प्लस बी की वैल्यू y के बराबर है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है a साइन x प्लस बी आ गया, पूरी वैल्यू हम उठाएंगे वहीं से समीकरण 1 से, समीकरण 3 में वैल्यू रख देंगे, पक्षांतर करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दिस इज द आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक फंक्शन दिया गया है, ये 5 भैया ये गलती से लिख गया है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, 5 नहीं होगा यहाँ पे। कह रहा है कि x अपॉन मॉड x ये है के लिए x बराबर 0 पर सान्तत्य, मतलब 0 से छोटा है तब ये वाला ले लो,
बहुत अच्छी बात है। देखते हैं जरा थोड़ा सा क्या बोलता है इसमें से। हम एक लाइन बनाते हैं और इसको लेते हैं बेटा, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। थोड़ा समझते हैं जरा कैसा है। यहाँ पर -1 है। अब आपको पता है जीरो ये उससे छोटे यहाँ के पॉइंट होते हैं, तो कह रहा है जीरो से छोटा हो तो आप ये ले लीजिए, और जीरो से बड़ा हो तब आप -1। तो जीरो से बड़ा है -1 लेंगे तो बच्चों ये लाइन आएगी पूरी। और कह रहा है जीरो भी है तब भी आप -1 ले लो, मतलब यहाँ पर यही पॉइंट ले लेते हैं। चलिए जरा इसमें लगाते हैं। सातत्य के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये याद कर लीजिएगा, अगर आप लोग इस हिसाब से लिखना चाहते हैं, एक नोटेशन है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब x टेंडिंग टू जीरो माइनस लगा है छोटा सा ये, तो मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल होता है, और इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जा रहा है, ये मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, मतलब जो है h टेंडिंग टू जीरो और फंक्शन की वैल्यू जीरो माइनस h पर निकालते हैं। तो एफ एक्स बराबर दिया गया है आपको ये। तो इसमें से जब हम लोग जो है कहाँ पर रहेंगे, x इज लेस देन जीरो, यहाँ की वैल्यू लेंगे तो आपको कह रहा है कि ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। अब आपको पता है जीरो माइनस एच हो रहा है, अर्थात जीरो से तो कुछ ना कुछ घट गया, ये एच इज ग्रेटर देन जीरो होता है, स्मॉल रियल नंबर होता है, कुछ ना कुछ घट जाएगा तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे हम। मतलब कि x की वैल्यू जो है आप लोग लेंगे तो यहाँ पर ये डेफिनेशन होता है मॉड का, कि अगर आप लोग जीरो से छोटा ले रहे हो, या जो यहाँ पर है जैसे x है तो x जीरो से छोटा लेंगे तो ये -x निकालेगा। मतलब इसकी जो डेफिनेशन होती है आपको बता देते हैं, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू होता है, अगर x लेंगे, अगर x इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल भी लगा सकते हो यहाँ पर, और -x होता है अगर f इज लेस देन जीरो। तो ये डेफिनेशन से -x, तो ये -1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कितनी आई -1, यहाँ रख दिया -1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखने का तरीका बताया वैसे राइट में, लेफ्ट में होता है ये, और प्लस यहाँ कर देते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू, अब ये जीरो प्लस एच, अब जीरो प्लस एच का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है अब जीरो के आगे आ गई है, फंक्शन की वैल्यू जीरो से आगे लेना है। तो उस समय जीरो से बड़ा हो जाएगा, जीरो से बड़ा होगा तो डायरेक्ट यहाँ से -1 मिल जाएगा। तो -1 आप लोगों ने यहाँ भी ले लिया है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, h वाला कोई टर्म है नहीं तो इसलिए सीधे सीधे जो है -1 ही आ जाएगा। ये भी आ गया कितना, -1। अब इसके बाद जो है हम लोग करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, मतलब फलन का मान निकालते हैं जो भी दिया गया है x इज इक्वल टू और जीरो पर। तो ये आपको पता है कि हमको ये दे रहा था x इज इक्वल टू जीरो पर भी कह रहा था यही ले लो, ठीक है ना, x इज इक्वल टू जीरो के इक्वल भी है तब भी -1 लेना है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि f जीरो का मान -1 हो गया है। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये सभी के सभी -1 के इक्वल आ रहे हैं, इसलिए जो है क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित खंड को हल कीजिए। बेटा ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, कह रहा है यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यह आ जाएगा x अपॉन, ये दे रहा है 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। चलिए जरा देखते हैं, इसको कह रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस ये दिया गया है, तो इसमें से आपको पता है कि मान लिया जाएगा कुछ ऐसा मानो जिससे ये रूट भी खत्म हो जाए और ये एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लिया हम लोगों ने। साइन थीटा जैसे ही मानेंगे तो थीटा का वैल्यू तुरंत निकाल लिया जाएगा, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो आपको पता ही है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन, यहाँ वैल्यू रखेंगे, जहाँ जहाँ ये x दे रहा है ना वहाँ वहाँ पर हम जो है साइन थीटा रख देंगे, तो ये मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस थीटा अंडर रूट लग जाएगा, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कॉस थीटा रख लेंगे। अब करते क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो साइन 2 साइन थीटा का जो हाफ एंगल वाला फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, इसको ओपन कर लिया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये आ जाएगा। अब इससे 1 से 1 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इधर। अब 1 से 1 कैंसिल होने के बाद जो बचेगा, तो देख रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 भी यहाँ कैंसिल होगा, और एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा, तो बचेगा ये सिंपल साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये बच जाएगा। तो यहाँ से है थीटा बाई 2, ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू जाएगी टेन थीटा बाई 2, तो y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा, ये आ जाएगा। अब आप लोग इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर करते तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता,
इसलिए जो है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2 और ये आंसर हो जाएगा, यही है इसका आंसर। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप देखते हैं ये सदिशों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मिलाते जाइएगा, अनसॉल्व पेपर लेकर के बैठिएगा। कह रहा है सदिशों दिस और दिस के बीच का कोण, मतलब दो वेक्टर दिए हैं तो एक वेक्टर को हमने ए मान लिया जो कि ये है और दूसरा वेक्टर है। बीच का कोण निकालने के लिए आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले मॉड निकाल लेते हैं दोनों का। हमेशा बीच का कोण निकालना हो मॉड निकाल लिए करिए सबसे पहले। तो मॉड निकालेंगे तो आप जानते हैं मॉड निकालना, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, वाई जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इससे आया √14, ठीक है ना। और b जो है, b आप लोगों ने इसका मॉड निकाल लिया, b का मॉड आएगा, ये भी आ रहा है, सेम आ रहे हैं, √14 इसका भी आ रहा है। अब आप लोग जो है a डॉट b भी निकाल लें। तीन चीजें करना, देखो कोण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मॉड ऑफ a निकाला, उसके बाद मॉड ऑफ b निकाला, और उसके बाद a डॉट b भी निकालने जा रहे हैं। तो a डॉट b भी आराम से निकाल सकते हो, आई के साथ में रह जाएगा, 3 आएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, ये है 3 आ जाएगा इसके साथ में। a डॉट b इज इक्वल टू 10। तो अब आप लोग देखिए जरा कि फार्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा है फार्मूला, a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाला तो ये जो है पूरा कंप्लीट अपॉन में आ जाए। वैल्यू रख दिया बच्चों, a डॉट बी का वैल्यू है 10 और ये जो है इन दोनों की वैल्यू दिया जाएगा। अब अंडर रूट सेम क्वांटिटी का हट जाएगा, इसका आंसर आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 5/7। तो थीटा निकालेंगे तो जाएगा cos इनवर्स 5/7। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। कह रहा है अवरोध है, अवरोध है बेअवरोध है, कुछ भी लिखा हो। कह रहा है कि एक ये है और दूसरा आप लोगों को ये दे रहा है। इन दोनों को हम लोगों ने पहली इनइक्वालिटी और दूसरी इनइक्वालिटी के रूप में लिखा। ये भी दे रहा है x इज ग्रेटर देन 0, ये कह रहा है x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू धनात्मक होगी। तो आप जानते हो अगर x की वैल्यू अगर धनात्मक है तो यहाँ जाएगा वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में, y की वैल्यू धनात्मक है तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर को जाएगा इधर, सॉरी ये इधर को जाएगा। तो x भी धनात्मक y भी धनात्मक, मतलब ये पहले चतुर्थांश को कवर करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले को कवर करता है, अन्य चतुर्थांशों पे ध्यान ही नहीं देना है। तो ये रोक लगा देते हैं, ये पहले चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों मिलकर के। अब इनको समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण को ही हम सॉल्व करके और उनके जो प्रच्छेद बिंदु होगा वो निकालेंगे, तभी तो आप जानते हो प्रच्छेद बिंदु निकालने के लिए इनइक्वालिटी को नहीं सॉल्व किया जा सकता है, बाउंड्री को सॉल्व करेंगे। बाउंड्री यहाँ स्ट्रेट लाइन है तो इनका समीकरण रूप ये बन जाएगा भाई। समीकरण लिखने की क्या किया जाएगा, ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है, इनइक्वालिटी मतलब असमीका, तो इसको हम इक्वल में चेंज करेंगे, इस तरह से दिया जाएगा x + 3y = 5। और ये अब देखिए, अब आपके पास अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसा आपने भी पढ़ा हो। कभी कभी ऐसा करते हो कि इनका ग्राफ तो बनाना ही होता है, सरल रेखा है तो ग्राफ बनाने के लिए आप लोग जो है ऐसे लेते हो कि x = 0 रखेंगे और उसके बाद फिर जो है x यहाँ लिया, y यहाँ लिया 0, और x = 0 y = 0 रख करके, कुछ भी रख करके यहाँ से निकालते हो। लेकिन हम आपको बताएं कि सरल रेखा का अगर ग्राफ बनाना है तो उसको अंतःखंड रूप में बदल दो। यानी अंतःखंड रूप सरल रेखा का क्या होता है, x/a + y/b = 1, और इसका ग्राफ बहुत तुरंत निकल के आता है। इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है तो ये बस ऐसे, और a यहाँ पर हो जाएगा, b यहाँ पर हो जाएगा, ये है माना, तो ये सरल रेखा तुरंत बन जाता है। तो वही हमने किया है, इसमें जो है x/5, क्योंकि ये 5 अपॉन में आएगा और ये भी अपॉन में, 3y/5 हो जाएगा = 1। तो x/5 + y/5, ये 3 जो है इसके भी नीचे आ जाएगा। तो x अक्ष पर 5 का अंतःखंड कट कर रहा है, y अक्ष पर इतना कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है। तो देखिए x अक्ष पर 5 का अंतःखंड ये पॉइंट a है, y अक्ष पर ये 5/3 है, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट b का है, ध्यान रखिए b पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0,5/3, ये है 0,5/3। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी वाली लाइन को भी अंतःखंड रूप में बदल देते हैं, तो x/3 + y/3 = 1 ये हो जाएगा। इसको भी ग्राफ आप देख रहे हो, 3 3 है तो x अक्ष पर 3 यूनिट और y अक्ष पर भी 3 यूनिट, ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसका रीजन निकालना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वही प्रॉब्लम करता है। तो आप ऐसा करिए कि रीजन निकालना है, रीजन मतलब क्षेत्र जितना घेरा होता है। तो यहाँ पर x + y <, तो मूल बिंदु रख दो। मूल बिंदु का मतलब होता है x और y की जगह 0 0, वैसे कुछ भी रख सकते हैं कोई पॉइंट। इसकी जगह अगर हम लोग 0 0 रखते हैं तो कितना बनेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 < = 5, 0 < = 5, ये तो होता ही होता है। तो इसका मतलब ये जो पहली वाली इनइक्वालिटी है इसका रीजन इसी साइड को आ जाएगा,
और पहला चतुर्थांश में ही रहना है, तो मतलब यहाँ से लेकर के और ये पूरा यहाँ तक बनेगा इतना इतना, ये मतलब ट्रायंगल बी ओ ए पूरा ट्रायंगल का रीजन है। अब आपको कहीं देखना ही नहीं है, दूसरे में भी ओरिजिन रखेंगे 0 0 तब भी लेस आर इक्वल टू 3 है, तो इसका भी इधर को आएगा, इसका रीजन बनेगा डी ओ सी। अब देखो इसका रीजन ये है और इसका रीजन ये वाला है, दोनों का कॉमन रीजन ये वाला आएगा, अर्थात ये, तो इसी के कॉर्नर पॉइंट लिए जाएंगे, जिसमें से एक मूल बिंदु है, दूसरा ये है सी पॉइंट है 3,0 जिसको कहते हो, और ये हल करने पर मिलेगा, दोनों रेखाएं काट रही है ना, तो इनको सॉल्व करेंगे, दोनों रेखाओं को हल करेंगे, तो हल करना तो आप जानते हो, हल किया है, घटा दिया दोनों सरल रेखाओं को, समीकरणों को दोनों घटा दिए, यहाँ पर लिखा है 5 में से 6 को घटा दिया गया है, तो इसमें x और y के, तो x का मान 2 मिला है, y का मान 1 मिला है, तो निर्देशांक बन जाएगा 2,1, इसको हमने e कहा है, ठीक है ना, तो यही है। अब इसके बाद जो है ये रीजन में मिल गया, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हो गए, 4 कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं, पहले तो ए बन रहा है, ए है ओरिजिन मूल बिंदु, तो इस पर जेड जो मान दिया गया था, आपको दिखा दें क्वेश्चन में जेड यहाँ पर दिया गया था, ये है जेड 5x + 3y, तो इसको आप लोगों को जेड का मान ये 5x + 3y निकालना पड़ेगा हर एक। अब x बराबर हमने 0 रखा, y बराबर भी 0, तो सीधी सी बात है 0 मिलेगा। अब c है 3,0 है, तो x जगह 3 रखा जाएगा, तो 5 3 15, और ये 0 हो जाएगा, तो केवल 15 आया। और इसके बाद 2,1 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखा जाएगा, तो 5 दूनी 10 और प्लस ये 3 13 आ जाएगा, और इसमें 5/3,0 अर्थात 25/3 आएगा, बाकी 0, ये हो गया। मतलब कि कुल मिलाकर इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर आप लोगों को चाहिए, तो ये बस अधिकतम मान बोल रहा था, तो ये 15 है, अर्थात 3,0 पर ये अपनी अधिकतम वैल्यू दे रहा है, इससे मतलब है, तो अधिकतम मान इसका 15 आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये देखो बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है दिखाइए कि बिंदुओं, इसमें से एक बिंदु दिया गया है 4, इसको ए मान लेते हैं, 4, 7, 8, और ये कह रहा है इससे होकर के जाने वाली रेखा, तो देखो देख रहे हैं आप लोग, ये इससे जा रही है रेखा, ये दोनों बिंदु ए बी रेखा मान लिया हम लोगों ने। कह रहा है कि जो अन्य 2 बिंदु और दिए गए हैं, एक बिंदु ये है, दूसरा ये है, इनको सी डी मान लिया गया है, देखो सी का निर्देशांक ये ले लिया और डी का निर्देशांक ये है, इनके समांतर है। आपको बता दें कि 2 समांतर रेखाएं होती हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियो यानी दिक अनुपात अनुपातिक होते हैं। जैसे इसके दिक अनुपात अगर हम मान लें A1 B1 C1, और इसके मान लेते हैं हम लोग A2 B2 C2, तो इनके दिक अनुपात समानुपाती होते हैं, मतलब A1/A2 की वैल्यू जो होगी वही B1/B2 की आएगी, वही C1/C2 की आएगी। और अगर इनके डायरेक्शन कोसाइन के पदों में देंगे, दिक्कोज्जाओं के पदों में, दिक्कोज्जाएं बराबर होती है, ध्यान रखिएगा, दिक्कोज्जाएं बराबर होती हैं समांतर रेखाओं की, लेकिन दिक अनुपात समानुपाती होते हैं, किया जाएगा। तो अब आप लोग दिक अनुपात निकालते हो, आपको बता दें एक फार्मूला होता है कि जैसे एक पॉइंट आपके पास x1 y1 z1 है, और दूसरा पॉइंट अगर है x2 y2 z2, तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा का जो दिक अनुपात होगा वो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2, तो x2 - x1 2 - 4, y2 - y1 इस तरह से निकाल दिए जाएंगे सब, और z2 - z1, तो इसके दिक अनुपात आ जाएंगे, पहली वाली रेखा जो ये ए बी ले रहे हो ये वाली, इसके दिक अनुपात होंगे -2 -4 -4 ये आएगी। इसी प्रकार सी डी का भी आप निकाल सकते हो, सी डी के निकालेंगे 2 4 4 इस तरह से। अब चेक करते हैं अगर समांतर होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगा जो होता है, तो आप लोग इन सबकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर देख लेंगे। A1/A2 निकाला पहले हम लोगों ने, तो ये आ गया -2, ये -2/2 अर्थात -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, देखिए B1/B2 C1/C2, तो सब वैल्यू -1 आ रही है, अर्थात आप कह सकते हो कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि पूर्णांकों 1 से 11 तक में 2 पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं। अब देखिए 2 पूर्णांक चुने जाते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आंसर वेरी कर रहा है उसमें एक पूर्णांक को 2 बार नहीं लेना है, क्योंकि जब बच्चे कुछ ज्यादा इसमें ध्यान देते हैं तो उसको काफी सारी कंफ्यूजन भी आती है, ध्यान रखिएगा इसमें। तो मतलब जैसे 1,1 आपको 2 बार नहीं लेना है, अगर एक बार एक पूर्णांक 1 ले लिया गया है तो दोबारा उसको लेना ही नहीं है, तो 2 पूर्णांक अब कोई डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग आपको लेना है, तो कोई भी 2 पूर्णांक लेना है, तो अब इनमें से कोई 2 छांट लो भाई, सीधी सी बात है, कोई 2 लेना है तो एक ये 2, तो
छांटने का जो ढंग होता है आपको पता है, 11 पूर्णांक है टोटल, 11 में से अगर आप 2 निकालोगे तो 11C2 आएगा। ये तो आप कॉम्बिनेशन में पढ़ ही चुके हो संचय में। तो इसकी वैल्यू 11 को 2 बार फैक्टराइज करेंगे तो 11 × 10, ये भी शॉर्ट तरीका है। तो 11 जैसे 2 लिखा है यहाँ पर, 11 को 2 बार तोड़ेंगे, लेकिन कैसे, 11 × 10 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 55 आएगा। तो ये NS, मतलब इसमें जो NS का मतलब ये हुआ कि इसमें जो एलिमेंट्स की कुल संख्या होगी वो ऐसी हो जाएगी। अब हम लोग करते क्या है कि विषम अंकों को सम अंक में भूल रहे हैं। अब सवाल थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभी तक तो ये पढ़ा कि 11 पूर्णांक दिए गए हैं, 11 में से 2 छांटेंगे तो NS इतना हो जाएगा। अब देखते हैं, यदि इसका योग कह रहा है सम है, अब ये पता है कि इसका योग सम है, सम माने इवन नंबर्स है, तो प्रायिकता इस बात की ज्ञात करनी है कि दोनों पूर्णांक विषम है, दोनों पूर्णांक विषम है और योग सम है। तो विषम अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, जैसे एक ये हो गया, 1 3 5 7 9 11, कुल 6 विषम अंक। सम अंकों की संख्या 5 है, टोटल अंक 11 है। तो अब हम मान लेते हैं कि घटना E1 जो माना गया है दोनों पूर्णांक के विषम होने की घटना, दोनों पूर्णांक विषम होंगे ऐसी घटना है। और क्योंकि बोला था ना दोनों पूर्णांक विषम है, तो हम लोगों ने मान लिया दोनों पूर्णांक विषम होने की घटना, ये निकालना ही है आपको, यही निकालना है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है, तो ये आप लोगों ने मान लिया। और इसका योग सम है, तो ये हमने दोनों पूर्णांकों का योग सम होने की घटना मान लिया, ये दिया गया है, तो याद रहे। तो जैसे हम लोग निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ क्या निकाला जाएगा, तो यहाँ पर निकालना है कि दोनों पूर्णांक विषम हैं इसकी प्रायिकता, तो दोनों पूर्णांक विषम हैं यानी E1 ऊपर रहेगा, और पता क्या है कि दोनों का योग सम है, अर्थात P(E1/E2) निकालेंगे, ठीक है ना। अब आपको बता दें इसमें से एक अगर कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो ऐसे हर एक सवाल कर सकते हो। सम संख्या 2 ठो है, माना कि आपके पास A है और B है, दोनों सम है, तो योगफल भी हमेशा सम आएगा, क्लियर है। दोनों विषम है, A और B दोनों अगर विषम है तब भी योग सम आएगा, जैसे 1 3 ले लें, 1 5 ले लें, दोनों विषम है तो विषम सम योगफल आएगा। तो ये चीज़ आपको मैनेज करना है, ध्यान रखना है कि सम सम जोड़ेंगे तो योग सम आएगा, विषम विषम जोड़ेंगे तो भी योग सम आएगा, लेकिन एक सम होगा एक विषम होगा तो योगफल हमेशा विषम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट काम आएगा इसमें। आगे देखते हैं कैसे। अब हम लोग करते क्या है कि पहले दोनों की प्रायिकताएं निकालते हैं। भाई ये निकालना है तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये चाहिए। मतलब इसकी प्रायिकता मिल जाए और इसकी मिल जाए तो हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि इसमें से हमने माना है जो ये है, तो अब E1 क्या है, विषम, E1 है विषम लेने के, पूर्णांक विषम होने की घटना है। अब पूर्णांक विषम कितने हैं, 6 तो है हमारे पास, चलिए करिए 6 है, तो 6 में से कोई 2 उठाओगे तभी विषम आएंगे। मतलब हम कुल मिला के नंबर निकालना है कि ये जो E1 है इसमें कितने एलिमेंट होंगे, E1, ठीक है ना, ये E1 है, तो इसमें से 6C2 अर्थात 6 में से 2 उठाएंगे और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, आप जैसे देखें तो 15 आ जाएगा एनिमल। इसकी प्रोबेबिलिटी ना निकालो कोई बात नहीं है, ये निकाल दिया है मर्जी, क्योंकि हमें चाहिए E2। अब इसके बाद दोनों पूर्णांकों का योग सम होने की घटना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें से एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। भाई ये पूरे में योगफल क्या बताएगा, E2 माना है योगफल सम होने की घटना, और ये विषम है तो विषम कोई 2 पूर्णांक उठाओगे तो योगफल सम ही तो होगा, मतलब सारे ऐसे एलिमेंट्स इसी के अंदर आ जाएंगे, इसलिए E1 जो है E2 का सबसेट बन जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही होता ही है। तो E2 अगर आप लोग निकालते दोनों पूर्णांकों का योग सम होने की घटना, चलिए जरा इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। E2 में क्या करेंगे, अब जैसे विषम में भाई हमने ये बताया कॉन्सेप्ट अब यूज हो रहा है कि अगर 2 सम लेते हो तो भी योगफल सम आएगा, और ये सम है दोनों, और अगर ये विषम है तब भी योग सम आएगा, जिसका मतलब इसके कुल अवयव निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे कि विषम कितने हैं 6, 6 में से 2 2 ले लो, जितना भी आएगा वो नंबर प्लस, और विषम ये सम है तो सम सम वाले भी ले लेंगे, कारण 5 में से अगर 2 सेलेक्ट कर लेंगे तब भी, मतलब ये कैसे हैं, विषम विषम लेकर के सम आएंगे, मतलब आपको बताया भी, और ये सम अंक लेकर के 2 बार जोड़ोगे तो भी सम आएगा, इसलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल 25 आ जाएंगे। अब आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे, फार्मूला जानते हो, Ne2/NS 25 में, ठीक है। अब इसमें से ये इसका सबसेट है,
E1 इसका सबसेट है। तो जितने इंटरसेक्शन में एलिमेंट अगर आप लोग देखना चाहो तो भाई पूरा इंटरसेक्शन तो यही बनेगा ना। अगर एक सेट जो है, एक सेट माना कि ये A है, दूसरा सेट ये B है, तो अगर B यहाँ पर देखिए B इज कंटेंट इन A, अर्थात B A का सबसेट है, तो इसका अगर दोनों का इंटरसेक्शन किया जाए तो कॉमन में यही तो आएगा, अर्थात A इंटरसेक्शन B बराबर ये B ही तो हो जाएगा। वही यहाँ किया गया है, क्योंकि E1 इसका सबसेट है, दोनों का इंटरसेक्शन E1 आएगा, मतलब इसमें भी 15 एलिमेंट होंगे। तो इसकी भी प्रायिकता निकाल लीजिए क्योंकि इस फार्मूले में जरूरत है। तो अब देखते हैं जरा नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ 15/55 आता है। बस सिंपल फार्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 ये आ जाएगा 15/55 और 25/55, इनकी दोनों की वैल्यू रख दी। तो यहाँ से आप 55 से 55 काट सकते हैं, तो 15/25 अर्थात 3/5 ये आंसर आ जाएगा। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये सवाल समाकलन से आया हुआ है और ये 2 मार्क्स का ज़्यादा नहीं आता, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है sin 2x और अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। सवाल तो देख लिया है आप लोगों ने, इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई। अब आप देख रहे हो कि अगर ये पूरी चीज़ को अगर कुछ मान लिया जाए, a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x बराबर t मान लिया जाए, और इसका अवकलन तो होता ही है आप जानते हैं, तो a आ जाएगा cos स्क्वायर x का पहले 2 cos x, इसके बाद cos x का होगा तो माइनस sin x, और प्लस b और साइन स्क्वायर एक्स है तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, मतलब अब इससे कॉमन निकाला जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, देखिए बाहर हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा माइनस चिन्ह और a अर्थात माइनस है, और यहाँ बचेगा b, क्या जाएगा ये 2 sin x cos x फार्मूला होता है sin 2x और ये dx, बाकी इसको b माइनस ए करके नीचे लिख देंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि sin 2x dx कंप्लीट मिल गया, sin 2x dx से मिल जाएगा आप लोगों को पूरा, तो इसकी जगह पूरा कंप्लीट dt रखा जाएगा, dt अपॉन b माइनस है, तो dt देंगे, लेकिन b माइनस है ठहरा कांस्टेंट, निकाला जाएगा इसको बाहर अपॉन t, और 1/t आप जानते हैं कि 1/x अगर x के सापेक्ष हो रहा है तो होता है log mod of x, log mod of x प्लस c, बस सीधे सी बात है log mod of t हो जाएगा। तो t की वैल्यू यहाँ से जो भी आपने माना है, t का मान इतना सारा है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है, सिंपल है, आसान था, कोई जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक, हाँ ये है वेक्टर, वेक्टर का क्वेश्चन है, और इसमें से कह रहा है वेक्टर a बराबर ये है और वेक्टर b बराबर ये दिया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं को a और b से प्रदर्शित किया जाता है। एक बात ध्यान रखिए, इसमें से अधिकतर लड़का धोखा खा जाता है, क्योंकि कभी कभी वो जो है बिंदु देता है, बिंदु के स्थिति सदिश, देखो बिंदु होता है तो उसका पोजीशन वेक्टर होता है, स्थिति सदिश होता है बिंदु का, और भुजाओं का होता है वो सदिश होता है। तो जब भी एरिया की बात करें, क्षेत्रफल, तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि कहीं बिंदु का स्थिति सदिश तो नहीं दे रहा है, क्योंकि ए का स्थिति सदिश कुछ देगा, बी का देगा, तो आप ए बी बराबर जो फार्मूला नहीं होता है आप जानते हो, ओ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ, इससे पहले आप ए बी निकालेंगे। तो यहाँ पर तो हमें दे रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्र जिसकी भुजाओं को बोल रहा है साफ साफ, ना कि उसके शीर्षों को, तो यहाँ से ए हमने ये वाला वेक्टर ले लिया है जो बी ए वेक्टर है, कहीं को भी ले सकते हो आप, जहाँ भी मन चाहे आप लोग उसे ले सकते हो, क्योंकि 3 ही भुजाएं होती है। लेकिन अगर चतुर्भुज होता तो प्रॉब्लम क्यों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है, तो संलग्न भुजाएं लेनी होती है। अगर वेक्टर ए ये ले लिया है तो बी या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, मतलब ऐसे एक वेक्टर एक की डायरेक्शन इधर को होनी चाहिए, इधर नहीं, एक की डायरेक्शन अगर ऊपर को है तो इसकी डायरेक्शन इधर को होनी चाहिए। अगर दूसरा आप लोगों ने इधर उधर कर दिया तो फिर वो एरिया डिस्टर्ब होगा, नेगेटिव वगैरह कुछ आ सकता है। लेकिन एडजेसेंट ही होनी चाहिए, मतलब संलग्न भुजाएं, अगर ये भुजा है तो फिर ये होनी चाहिए, मतलब जैसे बी ए लिया है तो फिर बी सी होना चाहिए, या ए बी लिया है तो ए सी होना चाहिए, सी बी लिया है तो सी ए होना चाहिए, तो हमने इन्हीं को मान लिया है, तो वेक्टर ए या वेक्टर बी है। अब आप जानते हो कि एरिया के लिए जो फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर वेक्टर मेथड से निकालना है तो ये दोनों संलग्न सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड और उसका आधा कर देते हैं, यही होता है। ए क्रॉस बी की जरूरत पड़ेगी, आपने निकाल लिया, निकालना आता ही है, आराम से निकालेंगे, कितना आएगा -9 आई क्या वगैरह वगैरह ये, उसके बाद ये फार्मूला लगा दिया, फार्मूला अप्लाई किया, इस पर -9 का स्क्वायर, और निकालना तो जानते हो ना, ये आया है हमारा ए क्रॉस जो वेक्टर होता है ए क्रॉस बी आ गया। तो अब आप लोग जो है फार्मूला अप्लाई करके इसका मात्रक जरूर लिखेंगे, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, वर्ग मात्रक किया जाएगा, इतने वर्ग मात्रक, इसका आंसर ये जरूर लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपका एक माइनस मार्किंग हो जाता है कि कोई चाहे तो एक मार्क से काट सकता है,
चलिए, रोले और लैग्रांजेस का थ्योरम है, इसको आप लोगों को पता है कि आउट ऑफ सिलेबस चला गया है, तो इसको हम लोग नहीं बताते हैं। अगर चाहिए तो आप लोग हमारी कुछ वीडियोस को भी देख सकते हैं, पड़े हुए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, काफ़ी वीडियोज हैं इसके बारे में, पूरा अच्छा फुल कॉन्सेप्ट के साथ है, चाहे तो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। कल नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 5 नंबर और 6 नंबर के दोनों क्वेश्चन कराए जाएंगे।